रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। लाइवली लम्हे में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, ओज, भक्ति, श्रृंगार, इन सभी रसों का संगम, माँ सरस्वती का जिन पर है वरद हस्त, ऐसी हैं आज की हमारी गेस्ट कोमल रस्तोगी मैम। कोमल रस्तोगी मैम, जिन्होंने एक बहुत ही अल्पायु से काव्य की साधना शुरू की थी और आज वो इस मकाम पर हैं कि अनेकों मंचों पर काव्य पाठ कर चुकी हैं और जब वो मंच पर होती हैं तो श्रोता झूम उठते हैं। और दूसरी बात एक और, न केवल उनकी कलम में एक तूफान है, बल्कि उनकी वाणी पर भी माँ सरस्वती का वास है। तो आज कोमल मैम, आपका लाइवली लम्हे में मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। और मैं चाहती हूँ कि एक बार अपनी इस काव्य, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने बहुत लंबे समय से अवेटेड था आभार आपसे ये तो मुलाकात। आभार तो मैं आपका व्यक्त करूंगी कि इसी बहाने मुझे नए श्रोताओं से मिलने का, जुड़ने का मौका मिलेगा। ये सौभाग्य है मेरा कि मैं आपके लाइवली लम्हे की एक जो है कड़ी में जुड़ पाई। थैंक यू सो मच। मैम इस समय अध्यक्ष हैं मेरठ जिले के राष्ट्रीय कवि संगम। इसके अतिरिक्त सदस्य हैं वो संस्कार भारती, वाणी फाउंडेशन और महिला काव्य मंच मेरठ। इसके अतिरिक्त जो बहुत सारी बातें हैं, मेरे खजाने में आज आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं जो शुरुआत करूंगी, पहला प्रश्न जो आपके लिए आता है मैम, वो है कि एक अर्ली एज पर, जब आप 9 इयर्स ओल्ड थे, 9 वर्ष की अल्प आयु में, जब बच्चे खेल कूद और परियों की कहानियों में खोए रहते हैं, दादी नानी की कहानियों में खोए रहते हैं, और आपकी काव्य यात्रा आरंभ हो जाती है, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, माँ सरस्वती का वरद हस्त जिस पर होता है उसे कहीं ना कहीं से माँ प्रेरणा दे ही देती है। जी। बहुत छोटी थी और परिवार की प्रवृत्ति आध्यात्मिक रही है, तो मुझे भी याद नहीं ठीक तरह से कि कैसे हुआ, पर हाँ, एक दिन अचानक मैं पापा के पास बैठी हुई थी और पापा को मैंने बोला कि पापा, आज मैंने कुछ लिखा है। टूटा फूटा था वो, क्योंकि 9 वर्ष की आयु में अल्पायु ही है वो, और उसमें उतना ज्ञान नहीं हो सकता कि आप छंदों का या सही भाषा का प्रयोग आप कर पाए। तो उस टूटी फूटी भाषा में जो भी मैंने लिखकर पापा को सुनाया, उन्होंने बहुत प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लिखा है बेटा, और बस ये ध्यान रखना कि अब लिखते रहना है। मैंने कहा पापा, लिखते रहना है, लिख पाऊंगी कि नहीं लिख पाऊंगी ये भी नहीं पता। तो उन्होंने कहा तुमको ये कैसे पता कि नहीं लिख पाओगी? ये भी नहीं पता होगा ना अगर ये नहीं पता कि लिख पाओगी। जी। बोले कोशिश ही तो करना है, आगे जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वो हो जाएगा। और विद्यालय में भी मेरी जो अध्यापिकाएं रहीं, उनका मुझे इतना स्नेहाशीष मिला कि ये जो योग्यता है धीरे धीरे स्वतः ही पुष्पित और पल्लवित होती गई। जी। तो वास्तव में ये तो है कि जो एक स्पॉन्टेनियस, जो स्वतः प्रवाह जो होता है माँ सरस्वती की कृपा का, वो आप पर रहा, माँ सरस्वती की अनुकंपा रही, तभी जी। इतनी बाल्यावस्था में आपने ये यात्रा शुरू की। लेकिन जो मुझे तो उस समय तो नहीं पता कि आपने क्या ले, लेकिन आज जो मैंने आपकी कविताएं सुनी है, वो वास्तव में बहुत दिल को छूने वाली होती है। आप बहुत सारे, मतलब जैसे अभी मैंने बताया भी कि श्रृंगार रस में भी आप लिखते हो, बोलते हो, लेकिन जो ओजपूर्ण और वीर रस की कविताएं जो आपकी प्रथम पसंद है, जितना कि मैं आपको जानती हूँ, तो इसका क्या कारण है कि आप वीर रस से ओतप्रोत ज्यादा बोलती हो? वास्तव में ऐसा लगता है कि एक अलग ही रूप आता है जब आप बोलते हो। देखिए, मेरा मानना है कि कविता केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है। कविता का ध्येय यदि राष्ट्र जागरण हो, तो जितना बड़ा आपका उद्देश्य होता है, उतनी ही अधिक आपके पास गुंजाइश होती है कि आप अपनी बात को बहुत प्रभावी ढंग से रख पाए। जहां तक कविता का उद्देश्य है, मेरा मानना है कि कविता का उद्देश्य सदा प्रेम रहा। वो प्रेम इसलिए रहा कि वो प्रेम यदि प्रियतम से हो तो श्रृंगार है,
वो प्रेम यदि राष्ट्र से हो तो राष्ट्रभक्ति है, ओज है, शौर्य है। और वो प्रेम यदि उस ईश्वर से हो तो भक्ति है। जी तो बिल्कुल। इसलिए मैं उस प्रेम की भावना को, श्रृंगार भी लिखती हूँ मूलतः। श्रृंगार ही काव्य का आधार है, तो मैं श्रृंगार लिखती हूँ। लेकिन मुझे लगता है ओज और शौर्य, क्योंकि आज जो समय है वो हम कवियों के लिए एक तरह से कहा जाए तो जिम्मेदारी भरा है। हमारा दायित्व है कि आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हम केवल मनोरंजन न परोसें, बल्कि आज की युवा पीढ़ी को, आज के समाज को जगाते चलें और समझाते चलें कि अगर आज रुक गए तो कल वो सुनहला भविष्य आप नहीं पा पाओगे जिसके आप हकदार बिल्कुल सही कहा। जैसे कि मैम ने कहा कि कविता की आत्मा प्रेम है। अब प्रेम के तो अनेक स्वरूप हैं, और हर उसमें उसका कलेवर उसका बदल जाता है। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पे एक कोई हो। दो लाइनें आप अपनी ओजपूर्ण कविता की हमें सुनाएं, क्योंकि आज मैं बोलना कम चाहती हूँ, आपको सुनना ज्यादा चाहती हूँ। देखिए, आज बड़ा पुण्य दिन है। आज कई विशेष अवसर एक साथ मिले। जैसे कि आज दुर्गाष्टमी है। जी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नया संसद संसद भवन, भवन, जी। उसका हाँ। भी उद्घाटन या लोकार्पण करेंगे। और जी साथ ही साथ आज 28 मई है। और 28 मई अपने आप में स्वतः विशेष हो जाती है, क्योंकि वो वीर सावरकर का जन्म दिवस भी है। जी अपने अपने मत और मतांतर वीर सावरकर को लेकर के हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है, मेरी अपनी निजी एक उनके लिए बहुत मेरे मन में श्रद्धा है, क्योंकि जो उन्होंने किया, उन्हें राष्ट्र में उतना सम्मान नहीं मिला, क्योंकि इतिहास को जिस तरह से लिखा गया वो ठीक ढंग से नहीं लिखा गया। हमारे लोगों को बिल्कुल। जितना सम्मान इतिहास में, जितनी जगह मिलनी चाहिए थी, उतनी जगह उन्हें नहीं मिली। तो मेरा मानना है कि आज वो दिन अब सौभाग्य भरा है मेरे लिए। तो मैं वीर सावरकर के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करके प्रारंभ करती हूँ। जी कि आओ याद दिलाएं तुमको ऐसे एक सेनानी की, आओ याद दिलाएं तुमको ऐसे एक सेनानी की, एक जन्म में सजा मिली थी दो दो काला पानी की। आओ याद दिलाएं तुमको ऐसे एक सेनानी की, एक जन्म में सजा मिली थी दो दो काला पानी की। नाम विनायक सावरकर भागुर गांव में जन्मा था, दामोदर था नाम पिता का, राधा बाई का ललना था। गोरों को है सबक सिखाना, गोरों को है सबक सिखाना, जिसने मन में ठानी थी एक जन्म में सजा मिली थी दो दो काला पानी की। कविता बहुत लंबी है, लेकिन जो ये कहते हैं कि सावरकर राष्ट्रभक्त नहीं थे, उनके लिए ये अंतिम बंद अपनी कविता का समर्पित करती हूँ। कि काल कोठरी भी जिसके साहस को तोड़ नहीं पाई, काल कोठरी भी जिसके कितनी ही यातनाएं उनको दी, लेकिन जी उनका साहस कम नहीं हुआ, उनकी वो राष्ट्रभक्ति कम नहीं हुई। कि काल कोठरी भी जिसके साहस को तोड़ नहीं पाई, सुबह शाम दिन रात सदा जिसने जयती की जय गाई। प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक की, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक की, एक अद्भुत बलिदानी की, एक जन्म में सदा मिली थी दो दो काला पानी की, दो दो काला पानी की। बहुत 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 अच्छा। नमन, सच में सावरकर जी को तो है।
और साथ में आपने ये जो लाइनें लिखी बहुत ही गजब, बहुत ही अच्छी। और मैं समझती हूँ कि ये सौभाग्य है हमारा कि आज इतने मतलब विशेष अवसर पर आप यहाँ हैं। और ये मुझे लगता है कि मोदी जी ने भी एक जवाब दिया उन सभी देशद्रोहियों को, और जो सो कॉल्ड अपने आप को जो राष्ट्र चिंतक कहते हैं आजकल के पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, कि सावरकर को जो गलत साबित करने में, कि आज जो संसद भवन को वो लोकार्पण कर रहे हैं सावरकर जी के जन्मदिन के। तो बहुत बहुत अच्छा। और उनके बारे में पढ़े तो वास्तव में ना मैम, और ये आप लिखते हो ना ऐसे विषयों पर, तो ये सच में बहुत मतलब आपके बहुत देखिए, कमेंडेबल मुझे मेरा लगता है। मानना है कि जिन विषयों पर लिखा जाना चाहिए उन्हें बहुत कम छुआ गया, जी या बिल्कुल। कहें कि बिल्कुल नकार, मतलब बिल्कुल ना के बराबर छुआ गया। जी। ये कहा जाता है सावरकर ने लिखित रूप में माफी मांगी, जी। पर आप जानती हैं कि हमेशा कुछ स्ट्रैटेजी प्लान की जाती है, क्योंकि अगर एक नेता कालकुर्सी में अपना प्राण त्याग दे तो उसके पीछे जो जन समूह है उस वो उद्देश्य विहीन हो जाएगा। बिल्कुल। और मेरा मानना है इसीलिए ये एक योजना बनाई गई वहां जो क्रांतिकारी थे, कि आप एक ऐसा पत्र लिखिए कि जिस तरह ये जो अंग्रेज हैं ये भी तो हमें छल रहे हैं, जी। अगर हम एक योजना के तहत इन्हें छलें और यहाँ से बाहर निकल कर वही करें जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम आपको यहाँ से बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम्म। आप नहीं होंगे तो राष्ट्र की जो एक क्रांति है उसे ठीक ढंग से उद्देश्य नहीं मिल पाएगा, एक नेता नहीं मिल पाएगा जो हमें गाइड कर पाए, बता पाए जनता को कि करना क्या है। हम ये मान बैठे कि खड़ग और चरखे से, बिना खड़ग के चरखे से, सत्य और अहिंसा के, क्षमा कीजिएगा हो सकता है विषय से इतर जा रही हूँ, लेकिन अगर गांधी जी के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, जनता को जगाया, बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। मेरे मेरे हृदय में गांधी जी के लिए भी उतना ही सम्मान है, लेकिन फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, इन सब का क्या? बिल्कुल। सुभाष चंद्र मुझे बोस, सुभाष चंद्र बिल्कुल। बोस एक हम्म। आजाद हिंद फौज, कहा जाता है ना कि जब सामने वाले को शांत करना हो तो आप हाथ में जो है एक पावरफुल वेपन या डंडा लेकर के बैठ जाइए, और सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप उससे ज्यादा शक्तिशाली, हम्म। तो स्वतः शांति आ जाएगी। बिल्कुल। वही काम अगर गांधी जी ने देश की जनता को जगाया भीतर से, तो हमारे जो विद्रोही नेता थे, हमारा जो गर्म दल था, उसका प्रयास ये था कि हम जनता की आत्मा को जगाएं और इन अंग्रेजों को ये बता दें कि भारत तो तुम्हें छोड़ना ही है। तो दोनों का बराबर योगदान है, और इसीलिए किसी एक की जो योगदान है उसको नगण्य कर दिया जाए और दूसरे को सारा दे दिया जाए तो गलती यहाँ है। दुर्भाग्य से मुझे लगता है हम मतलब आई फील प्राउड कि मैं एक भारतीय हूँ, और भारत में मेरा जन्म हुआ, सनातन संस्कृति में मेरा जन्म हुआ। लेकिन कई बार मुझे बड़ा दुख होता है कि पूरे संसार में भारत ही एकमात्र देश होगा जहां उसके जो असली राष्ट्र नायक हैं उनको सम्मान नहीं मिलता। ये भी एक दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी पिछले दिनों भी मेरी एक बात हो रही थी, जो हमारे गेस्ट थे तो उनसे यही हो रही थी कि हमारे यहाँ जो एक प्रजाति पाई जाती है ना मैम, जयचंदों की, वो आज भी है, कल भी थी, आज भी है। और उन जयचंदों की वजह से, उस प्रजाति की वजह से, जो हमारे जो असली वास्तविक राष्ट्रनायक थे उनको उनका जितना यथा योग्य सम्मान और जो जगह लेकिन मिलनी आप चाहिए थी ये वो नहीं। बताइए ना कि बार बार जयचंदों से धोखा खाकर भी जयचंद पालना गलती किसकी? बिल्कुल। इसका दोष हम जयचंदों को दे रहे हैं, लेकिन हम खुद को क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मुझे लगता है कि हमें कहीं सावधान रहे, टूट के पैर पालने में दिख जाते हैं, मैम, बड़ी पुरानी कहावत है। जी जी अगर जी। कोई हमारे देश के लिए नुकसान का कारण बन रहा है, तो क्यों ऐसे लोगों से हम किनारा नहीं करते? क्यों ऐसे लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते जो वास्तव में राष्ट्र के लिए, समाज के लिए काम कर सकते हैं? वो लोग सोचते हैं कि ठीक है, ये जो कर रहे हैं करने दो, हम घर में बैठे हैं, बिल्कुल। स्वांग, है ना, मतलब अपने अपने लिए ठीक है, हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना। तो क्यों नहीं पड़ना भाई? ये पचड़ा किसी एक का नहीं है, अपने देश के लिए, समाज के लिए हम सबको यथा योग्य प्रयास करने होंगे, जो जिस तरह कर सकता है उस तरह। क्योंकि देखिए, बिल्कुल। सीमा पे जाके तो हम सब युद्ध लड़ नहीं सकते, हम उस योग्य ही नहीं है, लेकिन हम जिस भी योग्य हैं,
आप अगर शिक्षिका हैं तो आप विद्यालय में अपने बच्चों को संस्कार दे करके उनका ऐसा परवरिश कर सकती हैं, ऐसा पोषण कर सकती हैं कि वो भविष्य में अच्छे नागरिक बने। मैं अगर बिल्कुल कवयित्री हूँ तो मंचों पर मैं, जो श्रोता आए हैं, जो वर्ग मुझे सुनने आया है, कहीं ना कहीं उनके भीतर एक आत्मा की आवाज जागृत हो, मैं ऐसा प्रयास कर सकती हूँ, चाहे वो प्रयास छोटा क्यों ना। बिल्कुल बिल्कुल जो जहां है वहीं कोशिश करे तो बात बनेगी। बिल्कुल, सब मिलकर सम्मिलित प्रयास करें। और सच्ची बात ये भी है मैम, आपने बिल्कुल सही उठाया कि बुरे लोग इतना बुरा नहीं करते, ये भी एक पहलू है, जितना कि अच्छे लोगों की चुप्पी, जो चुप रह जाना होता है अच्छे लोगों का, वो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है हमें। ये तो बात है, फैक्ट है। और ये अलख जो जगा रहे हैं आप अपने कविताओं के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से और वाणी के, तो वो तो बहुत ही कमेंडेबल है। और बहुत सच में जो सावरकर जी का, यदि अच्छी, मैं तो वैसे ना कहती हूँ मैम कि जो जो लोग हैं ना, जो विपक्षी होते हैं या जो हमारे आलोचक होते हैं, उन्हें भी धन्यवाद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आजकल की पीढ़ी, जिसे सावरकर का नाम भी नहीं पता होगा, कम से कम वो सावरकर को जानी, उनके बारे में पढ़ा कि कोल्हू के बैल की तरह से उनको वहां पे उनसे काम लिया जाता था। और दूसरा, वहां का पता है, अभी मेरी एक फ्रेंड है, तो उन्होंने अंडमान निकोबार उस सेल्युलर जेल में भी उन्होंने विजिट किया, तो वहां देख कर आई, तो उन्होंने कहा कि एक अजीब किस्म की नेगेटिविटी वहां पर है, क्योंकि जितनी यातनाएं दी गई ना लोगों को, तो वो आहें खत्म नहीं होती, वो उस दीवारों में, वो वहां पर आज भी हैं कि उन्हें कितनी यातनाएं दी गई हैं। कह रही थी कि वो, कि उनका मन बहुत अजीब सा हो गया, बहुत अजीब लगता है वहां जाकर। तो आज इतने सालों बाद भी लोगों को वहां जाकर अजीब लगता है, तो जिन्होंने सहा होगा उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, ये हम देखिए इमेजिन कर हमारे सकते यहाँ क्योंकि बात चल निकली, तो हमारे यहाँ शायद बच्चों को, या मतलब हम हमारे यहाँ पूरे जो युवा हैं, जो हम आपकी उम्र के लोग हैं, शायद उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि सावरकर तीन भाई थे और उन हैं। तीनों का योगदान आजादी के लिए कितना रहा। बाकी दो भाई तो ऑलमोस्ट शून्य की स्थिति में खड़े हैं, जबकि बहुत बड़ा योगदान उन दोनों का भी था। तो उनका बैकग्राउंड क्या रहा, सावरकर ने किस तरह का साहित्य रचा, सावरकर ने किस तरह की चेतावनी दी जिस समय देश का विभाजन हो रहा था। जी उस समय सावरकर ने कुछ चेतावनियां भी दी थी। यदि उनका ध्यान रखा जाता तो आज परिस्थितियां देश में कभी कभी जो ये विषैला वातावरण लोग पैदा कर देते हैं, शायद ये पैदा होने में नहीं आता। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल हमें जो है ना, एक थोड़ा सा हम क्या मानते हैं, या तो हम किसी को भगवान मानते हैं सीधे सीधे, या फिर हम किसी को शैतान मान लेते हैं। हम ये स्वीकारने को तैयार ही नहीं होते कि सामने वाला भी व्यक्ति है। उसकी पूरी बात सुन लीजिए, फिर जो आपको लगे तथ्यों के आधार पर, जो आपका मन गवाही दे, फिर आप उस हिसाब से उसको, तो सावरकर हो या कोई और क्रांतिकारी हो या कोई और धर्म गुरु हो, कम से कम उनके विचार सुनिए, पढ़िए, जानिए। स्वामी विवेकानंद हैं, उनके विचार भी मुझे नहीं लगता आज की युवा पीढ़ी तक उतने पहुंचे जो पहुंचने चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नहीं जाना, आज की पीढ़ी नहीं जानती, केवल ये जानती है कि हाँ वो भाजपा की जो नींव रखी गई तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने रखी। लेकिन उन दोनों का संघर्ष कितना और कहाँ तक रहा, किस हद तक जाकर उन्होंने आज ये जो भाजपा सशक्त दिखाई दे रही है, क्या मूल्यों का उन्होंने रोपण किया कि वो वृक्ष इतना फलीभूत हो सका। क्षेत्र कोई भी हो, पर कम से कम जिनके विषय में एक कहना चाहिए कि सुसंस्कारों की बात हमें पता चले, कम से कम उनका साहित्य पढ़िए, उनके विचारों को जानिए। तो आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वो किसी भी क्षेत्र में जाए, देखिए जरूरी नहीं सब राजनीति में ही जाएंगे, ये भी जरूरी बिल्कुल नहीं कि सब सेना में जाएंगे, ये भी जरूरी नहीं सारे डॉक्टर बनेंगे या सारे इंजीनियर्स बनेंगे, पर हम अच्छे तब बनेंगे जब हम अच्छे इंसान होंगे। फिर हम चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, हम अच्छा ही करेंगे। तो वो बिल्कुल बिल्कुल सजगता, वो अच्छे संस्कारों का जो एक नींव हमारे मन में रखी जानी है, वो अच्छे हम्म, साहित्य के द्वारा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं पढ़ती तो सब हूँ, पर मेरा प्रिय जो है वो शौर्य और ओज है कि मैं जितना जगा पाऊं उतना जगाऊं अपनी पीढ़ी को, राष्ट्र जागरण का काम करूं अपनी कविताओं के माध्यम से। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बात कहा। तो बेसिकली बात यह है
कि मानसिकता अच्छी होगी, यानी कि भूमि उपजाऊ होगी, अच्छी होगी, तभी उसमें कुछ पुष्पित पल्लवित होगा। कोई भी बीज डालेंगे उसमें तो मानसिकता अच्छी है, अच्छी जमीन है तो अच्छा ही होगा। अच्छा बीज डालेंगे तो अच्छा ही, जैसे कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। मैं तो जी मैम, बिल्कुल। मेरा ये भी मानना है, मतलब मैं यहाँ पे आपके थोड़े से विचार जानना चाहूंगी कि हम जैसे युवा पीढ़ी को कह रहे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी से ज्यादा जो वर्तमान पीढ़ी है, पिछले जो हमारा आजादी के बाद का जितना समय है, उतना मतलब 70 इयर्स के अराउंड से जैसे लेकर जो हमारी ये पीढ़ी रही, इसमें सिर्फ हमारा मटेरियलिस्टिक ग्रोथ ज्यादा हुई है। भौतिकवादिता पर हमने इतना कहा कि हमारा बच्चा एक अच्छा बैंक बैलेंस लेकर आए, घर में रहे। बाकी जो हमारा जो असली स्वरूप था, सनातनी स्वरूप था, वो हम भुला बैठे। हमारा कल्चर, जो हमारा धर्म कहता है, शस्त्र और शास्त्र का समावेश, हम बिल्कुल एकदम से कॉवर्ड कायर बनकर रह गए। और जो हमारी जो चुप्पी थी, खामोशी थी, उसे एक तरीके से कायरता ही बनकर रह गई वो हमारी। देखिए सच्चाई ये है कि हम अपनी पीढ़ी को, जो युवा है, उसको वो आदर्श नहीं दे पाए। हम उनके सामने वो बिल्कुल। आइकॉन खड़े, आज आप बच्चों से बात कीजिए, युवाओं से, एक तो सबसे पहली बात की सोशल मीडिया वो दुधारी तलवार बन के हमारे सामने खड़ा, जिसका हमने अधिकांश तक गलत प्रयोग किया। हम उसका प्रयोग अपने उत्थान के लिए भी कर सकते हैं, मानसिक उत्थान के लिए कर सकते हैं। आज गूगल पे बहुत सारी बुक्स जो है वो ऑडियो के रूप में भी हम उपस्थित मिलती हैं, हमें पढ़ने को भी मिल जाती हैं, जो आज उपलब्ध कहीं ना कहीं आसपास नहीं है, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमने वो रील बनाने में और वो केवल भौंडे नृत्य प्रदर्शन में, बहुत सारी ऐसी चीजों में हमने उस एनर्जी को खर्च कर दिया। हम कहीं ना कहीं आधुनिकता मान बैठे कम कपड़े पहनने। लेकिन यदि ऐसा होता तो जानवरों से आधुनिक कोई भी नहीं होता, क्योंकि वो तो वस्त्र धारण ही नहीं करते। तो जी जी। बच्चे और युवा पीढ़ियों की गलती बताने से पहले हमें स्वयं अपना आकलन करना होगा कि सबसे बड़ी बात, आप किसी से पूछिए आपका आदर्श क्या है। शाहरुख खान, सलमान खान, और आपकी ऐश्वर्या रॉय, और अनुष्का, एंड सो एंड सो एंड सो। वो कहाँ से निकालेंगे? इन्हीं बैकग्राउंड से आपके लिए आदर्श, अपना आदर्श उन्होंने छांट लिया और उसी के हिसाब से वो अपना जीवन चला रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि फिल्मी दुनिया में अच्छे लोग नहीं है या ये लोग अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन आदर्श की एक गरिमा होती है, एक आदर्श का एक अलग स्थान, जिसके लिए हमारे हृदय में मानदंड होता सम्मान, है। है ना, जिनके लिए हमारे हृदय में सम्मान है, वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, क्योंकि हम उस दौड़ में दौड़ लिए कि जो भौतिकता की अंधी दौड़ है, सारे जो संसाधन हैं वो हम अपने लिए जुटाएं और उसके बाद अपने बच्चों को भी प्रोवाइड कराएं। और उस संसाधन प्रोवाइड कराने की दौड़ में ना तो हमने नैतिकता का ध्यान रखा, ना हम वो किस तरह धन का, जीविका का उपार्जन हम कर रहे हैं वो ध्यान रखा। इस दौड़ में कहीं ना कहीं हम अपने परिवार के सदस्यों को साथ जोड़ने में चूक गए। न्यूक्लियर फैमिलीज आज समाज में आ गई। और न्यूक्लियर फैमिली, आप देखो, किसी बच्चे से या किसी बड़े से पूछो परिवार में कौन है, तो बताएंगे कि मैं, मेरे हस्बैंड और दो बच्चे हैं, या एक बच्चा। भैया माता पिता कहाँ गए? माता पिता कहाँ गए? और फिर दूसरी बात कि अ, देवर हैं या जेठ हैं, उनके परिवार भी अगर साथ रहते तो क्या वो आपका परिवार है? उसके आगे संयुक्त और लग गया। भाई जब तक माता पिता हैं तो वो परिवार तो उनका परिवार है ना, आप उस परिवार का हिस्सा हो, तो वो परिवार तो पूरा काउंट होना चाहिए। समस्या यहाँ आ गई कि वो मानसिक जो एक हमने श्रेणियां बदल दी ना, विदेशों को देख देख कर, ये जो आंधी पश्चिम से आई, और जिस तरह की साहित्य का सृजन यहाँ हुआ, फिल्मों का निर्माण हुआ, क्योंकि आप ये देखिए कि जिस तरह की फिल्में बीच में बनी है ना, जिन्हें देख करके हमारे जो पीढ़ी है, आपकी और मेरी पीढ़ी रही, उनकी मनस्थिति में भी बड़े सारे परिवर्तन हुए। स्वयं को आधुनिक कहने की होड़ में साड़ी एक कोने में केवल दुकानों में आपको अब सजी टंगी दिखेगी। वेस्टर्न वेयर ने बहुत ज्यादा जगह ले ली, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वेस्टर्न वेयर ज्यादा कंफर्टेबल है, हो सकता है हो,
लेकिन भैया, अगर आप अपनी पहचान खो दोगे तो आप ना तो भारतीय रहोगे, ना विदेशी रह पाओगे। फिर आप कहाँ ढूंढोगे स्वयं को? आप ये देखो ना कि चीन है, जापान है, और बाकी के जितने भी देश हैं, उनकी वेशभूषा से आप बता देते हो कि ये उस जगह के निवासी हैं, ये उस देश के विषय में बात हो रही है। लेकिन आज जी जब हमारे, बड़ा दुखद है कि आज जब हमारे यहाँ की सुंदरियां कहीं जाती हैं, महिलाएं कहीं जाती हैं, तो वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा त्याग करके तथाकथित आधुनिक अर्धनग्न अवस्था में, अगर मैं कहूँ तो गलती नहीं होगी, कहने में अच्छा नहीं लग रहा, वो नारीवादी आ जाएंगे ये बताने, जब आप ये कहते हैं कि आप कौन होते हो ये बताने वाले। बिल्कुल हम कोई नहीं होते, लेकिन इतना तो अंदर से आना चाहिए, आपको स्वतः पता होना चाहिए कि अपने पारंपरिक मूल्यों का संवहन करना कितना जरूरी है। और खासकर जब आप विश्व के समक्ष जाती हैं तो विश्व में एक संदेश जाना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हमें अपनी वेशभूषा, अपनी परंपराओं पर गर्व है। जिस दिन ये संदेश दुनिया में जाने लगेगा, ठीक ढंग से जाने लगेगा, बहुत सारे लोग ले जा रहे हैं, अब एक परिवर्तन पुनः आया है, लोग जागरूक हो रहे हैं, पर मुझे लगता है अभी थोड़ी सी और आवश्यकता है। जी जी जी। और जो नई सबसे अच्छी बात है मैम कि जो नई पीढ़ी है, तो जैसे मेरा उनसे राब्ता होता है, बातें होती हैं, तो काफी सारे हैं जो नए पीढ़ी के बच्चे, चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं, तो उनमें जागरूक हो रहे हैं अपनी संस्कृति के प्रति एक सम्मान की भावना, और ये बहुत अच्छा परिवर्तन की लहर है। लेकिन जो जो मेन प्रॉब्लम थी वो यही थी कि जो मूल्यों का, जैसे कहते हैं ना, सत्ता का हस्तांतरण, जो विरासत हम आगे पास ऑन करते हैं, तो उसी तरह से हमने फैसिलिटीज तो बच्चों के लिए प्रोवाइड करते चले गए, और परंपराओं के नाम पर बहुत सारी जो पाखंड थे वो भी करते चले गए, लेकिन जो हमारी वास्तविक स्वरूप था संस्कृति का, वो हम आगे पास ऑन नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात, जो मूल्यों का जो हस्तांतरण था, ट्रांसफर होना था वैल्यूज का, उसमें भी हम मात खा गए। और ये तो बिल्कुल हाई टाइम है, यदि हम अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे इससे, बिल्कुल ऐसा मुझे लगता सच्चाई, है। सच्चाई। जी जी जी। तो इसलिए मुझे आपसे बातें करना बड़ा अच्छा लगा, और बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी थैंक यू। कि ना केवल काव्य बल्कि जो संस्कृति पर भी आपकी बहुत पकड़ है, जो आज के सामाजिक मुद्दे हैं और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, तो उन पर भी मुझे चर्चा करनी थी। तो आपकी जो कविताएं और जो कलम और वाणी, मैं बार बार कहती हूँ, हमारे दर्शकों को उसकी एक वानगी मिल भी चुकी है, अभी मैम ने कुछ लाइंस सुनाई हमें, तो उसमें से एक है मैम, जैसे हमारी परंपराओं में होता था ना, पुराने समय से जो लोकगीत हुआ करते थे, और लोकगीतों में मीठे मीठे उल्हानों से जो नारियां थी वो सारी बात कह दिया करती थी। तो जी लोकगीतों में लिपटे मीठे उल्हाने जैसे भारतीय संस्कृति के परिधान जैसे आकर्षक होते हैं, तो आपकी जो जोगीरा जो मैंने आपका सुना, वो भी वैसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका। मैंने सुना कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही, कि सामने वाला बुरा भी ना माने और बात भी कह जाए आप। बात कह तो वो दी जाए। जोगीरा यदि जी आज के संदर्भ में आप सुनाए, राजनीतिक संदर्भ में, आपका आभार होगा देखिए, जी। जोगीरा एक ऐसी, अ, आज के जमाने में स्थान ले चुका है जोगीरा, कि आप, कोई बुरा नहीं मानता क्योंकि होली का त्योहार है, रंग उड़ रहे होते हैं और आपको जो कहना होता है आप कह देते हैं। पर वो राजनीतिक जोगिरा लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं था कि मैं किसी की बुराई करूं। लेकिन हाँ, मुझे, क्योंकि मैं एक महिला हूं तो उलाहना देना मेरा काम है, लोकगीत की चाशनी में लपेट करके। और दूसरा, क्योंकि मैं एक कवयित्री हूँ, जी तो मुझे लगता है कि देखिए, दल कोई भी हो, हैं तो सब हमारे ही, सभी भारतीय, जी और बिल्कुल। उन्हें जगाने का काम करते चलना हमारा काम है। तो इसीलिए कहीं पे हम लोग बैठे हुए थे, कुछ बात चली तो सबने कहा कि तुमने कुछ नहीं लिखा, अब की बार कुछ होली पे नया नहीं ला रही हो। तो हमने कहा कि अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं किया है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब चुनाव आ रहे हैं और कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो जो मन पड़ा वो लिखा और उसे गाया, और मुझे नहीं पता था कि वो इतना सुंदर बन पड़ेगा। तो देखिए कि सारा रा रा रा, चुनाव होके चुके यूपी में। जी जी जी। जो मेरा बहुत अलग तरीके से गाया जाता है, पर मैंने उसे गाने की एक मधुर शैली चुनी लोकगीत के, उसकी,
कि सारा रा 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 जोगीरा सारा रा 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 सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। होली के त्योहार का चढ़ा है। अरे भैया, हमसे क्यों सुनवा रही है जोगी? अरे मैम बस ये चलिए तो हम है। चलिए हम सुनाते हैं। आ, एक सेकंड का समय आप हमको देंगी? निकाल लें जरा, क्योंकि ये बहुत समय हो गया उसको गाया भी नहीं दोबारा, तो याद जी भी उतना नहीं है। हम्म, उससे पहले मेरा एक और गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ। मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगी जोगिरा से पहले, क्योंकि वो भी ऐसी मीठी चाशनी में लपेट के मैंने लिखा था कि किस्सा यूपी का आय हाय हाय, किस्सा यूपी का ओए होए, किस्सा यू एक बड़े पेज ने इसे शेयर कर दिया था और 3.1 M व्यूज इस पर मुझे मिले। मैंने देखा था। जी, आओ सुनाएं तुम्हें बताएं हम एक सच्ची बात, क्या है और कैसे हैं भैया यूपी के हालात, अपनी यूपी के हालात। किस्सा यूपी का ओए होए होए, किस्सा यूपी का बड़ा अनूठा बड़ा निराला, कर देगा मत वाला। किस्सा यूपी का ओए होए होए, किस्सा यूपी का। साइकिल में कुछ बंद सुनाती हूँ इसके, कि जी जी जी। साइकिल में हो जाएगा पंक्चर, सोचेंगे हुआ काबा। साइकिल में हो जाएगा पंक्चर, सोचेंगे हुआ काबा। और गद्दी पर फिर से बैठेंगे, गद्दी पर फिर से बैठेंगे गोरखपुर के बाबा। किस्सा वाह यूपी का है हाय, किस्सा वाह। यूपी का। बुआ और बबुआ बन बैठे, पिछले चुनावों को याद कीजिएगा। जी 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 बुआ और बबुआ बन बैठे थे चुनाव के साथी। बुआ और बबुआ बन बैठे थे चुनाव के साथी। जाने क्यों बबुआ को याद है, जाने क्यों बबुआ को याद, बुआ की अब नहीं आती किस्सा यूपी का है। तो इस तरह से करके ना वो थोड़ा सा एक चुनावी चुटकियां कह लीजिए लोकगीत के माध्यम से, क्योंकि देखिए राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है, हम जी जनता हैं, हम जनता जनार्दन हैं और हमारे हाथ में वोट की पार है। लेकिन वो जी वोट सही जगह जाए, बेशक जी जिस किसी को हम उसके लायक समझे उसको दें, पर मतदान जरूर करें, ये सोच करके मैंने केवल जगाने मात्र के उद्देश्य से, क्योंकि जनता कई बार क्या होता है भूल जाती है कि पीछे क्या हुआ, वो याद दिलाने के उद्देश्य से मुझे लगा कि इन्हें जगा दो, फिर जो जी निर्णय होगा उसको स्वीकार करेंगे। जी। देखिए मैं सुनाती हूँ, पर इसे अन्यथा न ले कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल, क्योंकि देखिए जोगीरा है और होली के अवसर पे ये रिलीज हुआ था, तो निश्चित तौर पे इसमें वो मस्ती और वो एक छेड़खानी वाला पुट है। पर अगर किसी का दिल दुखे तो उसके लिए क्षमा, कि देखिए पोएट्स के पास पोएटिक लाइसेंस होता है मैम, डोंट वरी अबाउट। सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, गलियों गलियों घूमे जोगन, करे बात है सच्ची, हरे दिल से नहीं लगाइयो भैया, बुरी लगे अच्छी। सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, अरे आया फागुन झूम के मन में भरी उमंग, हाँ आया फागुन झूम के मन में भरी उमंग। और सब सब रंगों पर पड़ गया भारी भैया भगवा रंग, जोगीरा सारा रा 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 सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा 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 सारा रा रा रा, सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा 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 सारा रा रा रा। खूब चलाई खूब चलाई खूब चलाई, आज खूब जलाई टोटी पर पानी ना नल में आया, अरे खूब जलाई टोटी पर
पानी न नल में आया। अरे काहे भैया नल तुमने साइकिल में फिट करवाया। जोगीरा सारा रा 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 सारा रा। जोगीरा सारा रा सारा रा। हुई खटारा हुई खटारा। अरे हुई खटारा उनकी साइकिल पड़ा रंग में भंग। अजी हुई खटारा उनकी साइकिल पड़ा रंग में भंग। और यूपी को अब नहीं चाहिए दंगई और दबंग। जोगीरा सारा रा सारा रा जोगीरा सारा रा सारा रा। अजी मुंगेरी सपने दिखलाते करें अनर्गल बात। हाँ मुंगेरी सपने दिखलाते करें अनर्गल बात। और ऐसे दीदी और भैया से जनता जोड़े हाथ। जोगीरा सारा रा सारा रा जोगीरा सारा रा सारा रा। अजी मोदी योगी शाह की भैया ऐसी आई सुनामी। मोदी योगी शाह की भैया ऐसी आई सुनामी। और सभी विरोधी दलों के अरमानों पर पड़ गया पानी। जोगीरा सारा रा जोगीरा सारा रा सारा रा सारा सारा जोगीरा सारा। वाह वाह ये वाह। रहा। होली की मस्ती आपने फिर से अब इस मई के महीने में हमें ले गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जनता सब जानती है सच में। ये बिल्कुल पब्लिक ये सब जानती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। जोगीरा मैंने सुना, और इसलिए मेरी मतलब ये आपसे रिक्वेस्ट थी मैम से कि ये हमें सुनाए, हमारे ऑडियंस को यहाँ पर भी। बहुत अच्छा है। एक अब और आपने मैम यहीं पर। जी जी जी, अब बोलिए। आपने हाँ मई का महीना याद दिलाया है तो एक मुझे बहुत पसंद है एक गीत। ओज का तो हाँ। नहीं है पर जी भावनाओं का गीत है क्योंकि आप भी एक महिला हैं और मैं भी। जी उसके उसका एक अंतरा आपके साथ साझा करूंगी। जी, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बहुत पसंद है। देखिए क्या है कि जब मार्च के महीने में अप्रैल के महीने में बागों में आम के पेड़ पे बौर आता है। हम्म। बच्चों के एग्जाम होते हैं। हम सबके मन में जो महिलाएं हैं वो छुट्टी वाला जो एक कहना चाहिए पखवाड़ा है या छुट्टी का जो एक महीना है मई जून का उसकी कल्पना अपने स्वतः होने लगती है। मार्च से शुरू हो जाती है कि अब की बात हम घर जाएंगे। और वो कहीं ना कहीं जुलाई तक जाकर के जब घर जाने की बात आती है तो सावन के जो स्मृतियां हैं वो भी हमारे पटल पर उभरने लगती है। तब एक जी गीत मैंने लिखा। मैं ऐसे कहीं जा रही थी और अप्रैल फर्स्ट वीक की बात रही होगी। मैं कहीं पे जा रही थी तो वहां रास्ते में आम के पेड़ बहुत सारे पड़े। उन पेड़ों पर बौर देख के मेरे मन में भी कुछ भाव उमड़े और बाद में मैंने उन्हें गीतों का रूप दिया। ये दो पंक्ति वही उसी समय उसी रास्ते में लिखी गई। तो मैं वो एक पहला अंतर आपके साथ साझा करना चाहूंगी। देखो पेड़ों पे बौर आ गया। याद बचपन का दौर आ गया। देखो पेड़ों पे बौर आ गया। याद बचपन का दौर आ गया। बात सावन की चलने लगी। याद मई के कठौर आ गया। क्या बात। देखो पेड़ों पे बौर आ गया। याद बचपन का दौर आ गया। माँ का खटिया पे हम आज की पीढ़ी नहीं समझेगी। जी आज की पीढ़ी इन भावनाओं को नहीं समझ पाएगी। ये हमारी पीढ़ी है जिसने वो समय जिया है कि जहाँ पे ये टीवी और ये सारे इक्विपमेंट्स जो मॉडर्न है ये नहीं होते थे पर इससे कहीं अधिक बहुत कुछ होता था। कि जी माँ का खटिया पे अंबिया सुखाना।
मेरा छत पर दबे पाँव, जाना की मार पड़ेगी, मम्मी मारेंगी अगर पकड़ लिया कि कहाँ कैरी खाने जा रही। कि माँ का खटिया पे अंबिया सुखाना, मेरा छत पर दबे पाँव जाना। कच्ची पक्की सी कैरी चुरा कर घर के कोने में छुप छुप के खाना। सो कि ब्यूटीफुल। अब खट्टा वो कौर आ गया, याद बचपन का दौर आ गया। ब्यूटीफुल। बात सावन की चलने लगी, याद महके कठोर आ गया। बहुत बहुत ब्यूटीफुल। मेरे को लग रहा है आप ये सुनाए मैम, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, मतलब आई एम सुनाऊं? जस्ट। भाई आप हाँ। समय का देख लीजिए, मैं मुझे तो नहीं बहुत प्रिय है। मुझे और जी बिल्कुल, प्लीज इसे जी कंटिन्यू करो, से यू बिल्कुल स्टोल बिल्कुल। माय हार्ट। एक्चुअली ये ना मेरे बिल्कुल, मैं भी अपने घर जाती थी तो वो रास्ते में आम के पेड़ पड़ते थे और आम की बौर आती थी, तो गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के साथ लेके भी जाती थी। तो सेम वही मुझे रिकॉल हो रहा था। मम्मी अचार डालकर देती थी तो वो खाट पे वो कच्ची कैरी सूखती रहती थी। तो आपने तो मुझे बिल्कुल अपने पास्ट में ले गई आप, मुझे बहुत ब्यूटीफुल। ये गीत जब मैं कभी सुनाती हूँ ना, और मेरे कुछ बड़े देश के वरिष्ठ कवि हैं, कुछ लोग जो हैं, कभी मैं उनके साथ किसी कार्यक्रम में होती हूँ तो उनको हमेशा ये रहता है, कोमल ये वाला सुनाओ। मतलब पुरुष भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आज घर से तो कहीं ना कहीं वो भी दूर है ना नौकरियों के लिए। जी जी बचपन जी। उनको भी याद आता है। मेरी तो आगे पलकों की चलते गौरव में आज थोड़ा ऐसी हो गई, टीयरी मेरा भी आइड हो गला रही हूँ। मेरा गला भी रुंध जाता है जब इसे मैं सुनाती हूँ। कि देखो पेड़ों पे बोर आ गया, याद बचपन का दौर आ गया। बात सावन के चलने लगी, याद मैं के कठोर आ गया। वो झमाझम से बारिश का नाम, दौड़ कर सबका वो भीग जाना। आज के बच्चे तो बारिश आती है तो घर में भाग आते हैं, और जब हम बच्चे थे तो हमारे साथ की जो एक पीढ़ी का मैंने एक जनरल परसेप्शन देखा था, हम सारे के सारे बारिश में भाग जाते थे और खूब डांट पड़ती थी कि बीमार पड़ोगे, लेकिन हम नहीं सुनते थे। हमें लगता था कि भीगना है तो भीगना ही है। कि वो झमाझम से बारिश का नाम, दौड़ कर सबका वो भीग जाना। घर के आंगन में पानी का भरना, फिर वो कागज की किश्ती घुमाना। याद नाचता वो मोर आ गया, याद बचपन का दौर आ गया। बात सावन के चलने लगी, याद मैं के कठोर आ गया। सारी सखियों का मल्हार गाना, आज के बच्चों को नहीं पता मल्हार किसे कहते हैं। कि सारी सखियों का मल्हार गाना, वो पपीहे कभी पर मिलाना। ऊंची ऊंची सी पींगे बढ़ाकर मेरे पापा का झूला झुलाना। याद बिन वजह का शोर आ गया, याद बचपन का दौर आ गया। बात सावन के चलने लगी, याद मैं के कठोर आ गया। दादी नानी का कहानी सुनाना, दादा नाना
का कंधे पे बिठाना, गुड्डे गुड़ियों की शादी रचा कर, भाई बहनों के संग हंसना गाना, याद लड्डू का चोर। गुड़िया की शादी में जिसने वो एक लड्डू चुराया था उसे आज तक नहीं भूले होंगे, क्योंकि गिन के लड्डू रखे गए थे। कि गुड्डे गुड़ियों की शादी रचा कर, भाई बहनों के संग हंसना गाना, याद लड्डू का चोर आ गया, याद बचपन का दौर आ गया, बात सावन की चलने लगी, याद मैं के कठोर आ गया। और इस गीत का अंतिम मंत्र आपके साथ साझा करेगी कि भीनी भीनी से भूली बिसरी यादें, जाने याद क्यों बहुत आ रही है, भीनी भीनी से भूली बिसरी यादें, जाने याद क्यों बहुत आ रही हैं, हौले हौले से छुपते छुपाते मेरे नैना भिगो जा रही हैं, याद अल्लड़ वो छोड़ आ गया, याद बचपन का दौर आ गया, बात सावन की चलने लगी, याद में के कठोर आ गया। हाँ वेरी हाँ 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 हाँ, हाँ 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 हाँ। सच में वेरी थैंक ब्यूटीफुल। अब सच्ची कहूँ तो ना, यू स्टोल माई हार्ट। मेरी आंखों से ना सच में यू टर्न मी ना लिटिल गर्ल में, पुराना बचपन की सारी। और इतना स्वीटनेस है मैम आपकी वॉइस में, आप इतना सुंदर लिखती हो। और मतलब बिल्कुल दिल में उतरा है। यू मेड माई डे। इसे इसे सुन के तो मुझे देखिए, लग रहा ये ना मुझे लगता है कि ये माँ का वरद हस्त है, जो है। इस तरह की रचनाएं लिखी जाती हैं जो कानों से होते हुए हृदय में उतर जाती। तो जी जी। ये उसी माँ वाणी का, वाग्देवी का, क्योंकि आज उनका दिन है, उन्हीं का आशीर्वाद है। मैं तो किस योग्य हूँ। आज सच में ये तो बहुत एक ब्लिसफुल ये है कि आपसे मीटिंग, आज आपने ये जो बहुत ब्यूटीफुल सुना है, ये तो मैंने ये सुन ही मेरा रखा था ना। सौभाग्य है। नहीं सच में। और मैं तो इसे बार बार सुनूंगी, इसे रिकॉर्ड होगा। ये बहुत बिल्कुल, अच्छी बात है कि मेरे हम इसे YouTube रिकॉर्ड पे कर है रहे ये, हैं। मेरे जी YouTube जी चैनल पे है ये। तो आप अगर कोमल रस्तोगी YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको जी जी मिलेगा, जी और वहाँ इस तरह के कई और गीत भी हैं, कुछ और रचनाएं भी हैं। तो मुझे जी। लगता है कि आपको आनंद बिल्कुल आएगा, और प्लीज सुनेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और मैं तो सुनूंगी। ये मैंने पहले ये वाला नहीं सुन रखा था आपका। तो आज ये जो आई फीलिंग एकदम से देखिए स्पॉन्टेनियस क्या है होता है दिल ना, में। जी। कुछ कुछ सरप्राइजेस भी बनने चाहिए ना, इसीलिए ये सरप्राइज आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बचपन की पूरी सैर करा दी आपने ऐसे। थैंक यू। सच में मेरे इतना कोइंसिडेंटली ये सारा मैच कर रहा था ना मेरे से। मैंने बताया जैसे घर के जब हम जाते थे अपने घर, तो वहां भी आम के पेड़ है वहां भी। और वही की बौर आने लगती है उस पर, और वो देखना घर में मम्मी छुट्टियों में जाते थे तो ये था कि अचार आज तक डालना नहीं आया। बहुत सारी ऐसी चीजें जो माँ से जुड़ी। और मतलब मेरी मम्मी नहीं है अब, मतलब लास्ट ईयर शी पास्ड अवे। तो वो और भी ज्यादा मुझे सेंटी बनाना था। तो जैसे ये होता था कि मुझे आज तक बहुत सारी चीजें नहीं आई। जैसे हम त्योहारों पे भी कहानियां कहते हैं ना, तो मैं हमेशा इस भागते दौड़ते जीवन में भूल जाती थी। अच्छा, वो जैसे भाई दूज पे कहानी कहते, तो भूल जाती हूँ कि अच्छा उसने क्या कहा था। तो मैं कॉल करती थी हमेशा मम्मी को, अच्छा मम्मी इस वाली कहानी में उसने क्या कहा था, तो बताना फिर से। और आज जब वो मम्मी नहीं है ना, तो मैं मतलब बहुत अकेलापन सा फील कर गई हूँ वहां पर कि किससे देखिए, पूछूं अब ये सारी चीजें। मम्मी क्या होता है कि माँ जो है ना, वो जी कहीं भी हो,
पर हमारे साथ रहती हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। चाहे वो सासू माँ के रूप में हो, माँ के रूप में हो, दादी माँ के रूप में हो, नानी माँ के रूप में हो, वो किसी भी रूप में हो। पर मेरा मानना ये है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। तो हम ये न सोचें कि वो कहीं चली गई हैं, बस हाँ, वो शारीरिक रूप में हमारे पास नहीं हो सकती, ये मैं मान सकती हूँ। और वो अनुपस्थिति कई बार खलती भी है। बहुत याद आती है, क्योंकि मेरी दादी से मेरा बहुत जुड़ाव रहा। आज मेरे अंदर जो आग है ना कहीं मैं स्वयं को अ, सशक्त रूप से और संयमित संतुलित रूप से रख पाती हूँ, उसमें मेरी दादी माँ और दादाजी का बहुत योगदान रहा। तो एक बार चार पंक्ति, क्योंकि मैं अम्मा कहती थी, और वो हाँ। अम्मा मेरी माँ ही थी, क्योंकि हर समय उनके साथ, चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ हो, कहीं कुछ भी हो, उनके साथ ही कनेक्शन, मेरा बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग रही। तो मुझे लगता था कि माँ हर एक प्रश्न का उत्तर है। उनके लिए कुछ पंक्तियां लिखी जी। कि माँ हर एक प्रश्न का उत्तर है, माँ हर मुश्किल पर भारी है। जीवन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि बस मम्मी को फोन कर लो या मम्मी पापा से बात कर लो, वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कहीं मिले ना मिले उनके पास मिल ही जाएगा। जी। तो माँ हर एक प्रश्न का उत्तर है, माँ हर मुश्किल पर भारी है, माँ के सम्मुख बौनी होती जीवन की हर लाचारी। सही कहा। बहुत अच्छा। सच में। अभी आपने जैसे बात किया ना मैम, सशक्तिकरण की, कि एक हमें स्ट्रेंथ आती है, तो यहीं पर एक आपसे प्रश्न करती हूँ अभी, कि महिला सशक्तिकरण की जो आधुनिक अवधारणा, उसके बारे में आपके क्या विचार है, जानना चाहूंगी। जो ये फेमिनिज्म चल रहा है ये चल आजकल। रहा है, हाँ। चल रहा है, और बड़े खतरनाक। पहले, सॉरी आपको करूँगी, मैं एक बात कहना चाह रही थी कि सच में कवि का क्या लेवल है। तो मैं अपने दर्शकों से बात कर रही हूँ, ये इससे पता चलता है कि कवि अपने शब्दों के साथ जब आपको उड़ा के ले जाता है ना, तो एक मेरे हिसाब से अच्छा कवि वही होता है जो कोमल मैम ने आज किया। उनके सॉन्ग के साथ सच में दिल से मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं उसी सॉन्ग के साथ जो उन्होंने कविता गाई, मैं उसी में, मतलब मुझे याद नहीं रहा कि मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ और ये है। तो मुझे बस ये लग रहा था कि जो मैं सुन रही हूँ वो मेरे दिल को टच करता चला जा रहा है, और मैं उसी के साथ चल रही हूँ, बस उसी सॉन्ग में चल रही हूँ। बहुत अच्छा, सच में। जी मैम देखिए, प्लीज। फेमिनिज्म, सो कॉल्ड फेमिनिज्म, आज का आधुनिक युग का कई बार बड़ी चिंता होती है कि गलत दिशा में मुड़ गया। गलत दिशा में इसलिए मुड़ गया कि हमने न तो, बात वही आ जाती कि न तो अपने इतिहास को ठीक तरह पढ़ा, न जाना, न समझने की जो है कोशिश की, प्रयत्न किया। आज स्वतंत्रता की जो बात नारी की हम करते हैं, हम स्वतंत्रता से हट करके स्वच्छंदता पर ट्रांसफर हो गए। जी। और ये स्थिति बड़ी विकट है, न केवल न हम स्त्रियों के लिए, बल्कि हमारे देश के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। मुझे कई बार लगता है कि एक गलत सूचना, सूचना इसलिए कहूंगी कि ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थी, हमारे यहाँ ये जो है स्त्रियों को उतने सम्मान नहीं था, कुछ करने के लिए उन्हें अपने परिवार के पुरुषों से पहले स्वीकृति लेनी पड़ती थी। ये सब चीजें जो हैं हमें बताई गई, बहुत सारे इस तरह के पक्ष नारियों, जो फेमिनिज्म के पोषक हैं आजकल के तथाकथित, उनके द्वारा अक्सर रखे जाते हैं। लेकिन हम ये भूल गए कि जब मुगल आक्रांता हमारे यहाँ आए, तब ये कारण समाज में विकसित हुए, इनसे बचाव के फलस्वरूप, है ना। उससे जी। पहले अगर हम इतिहास अपने यहाँ देखें, गार्गी, अपाला, अपर्णा, सीता, अनुसुईया, जीजाबाई, जीजाबाई तो देखिए बाद की आ गई ना, लेकिन जी। अगर जी। उनसे ट्रांसफर होके हम उस तरफ भी चलें, तो माँ जीजाबाई, पन्ना धाय, जी। मीराबाई, रुक्मणी, श्री कृष्ण ने रुक्मणी के सम्मान, उनकी उनकी बात को स्वीकार करते हुए कि ठीक है, आपने मुझे पति रूप में वर्ण किया है तो उनके घर से उठा लाए। तो हमारे यहाँ तो कभी ये ऐसा, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा किया गया हो कि हमारे यहाँ स्त्रियों को पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता नहीं दी गई हो, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे
सप्तऋषि हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ ऋषिकाओं को भी स्थान दिया गया, है ना, और उतना ही उनका सम्मान भी रहा। तो पता नहीं कब हम ये बात मान बैठे कि हमारी भारतीय संस्कृति नारी या स्त्रियों को स्वतंत्रता देने की पक्षधर नहीं है। दूसरी बात, ये जो पश्चिम से चलने वाली विचारों की आंधी है, इसमें कहीं ना कहीं हम ये भूल गए कि हाँ, आज ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आज समाज में कहीं कहीं जो आज शिक्षित नहीं है वो वर्ग, या कहना चाहिए कि कुछ गांव में रहने वाली कुछ जगहों पे आज भी स्त्रियों को दबाया जाता है। लेकिन हमें सही, कहना चाहिए, स्टेप लेना होगा कि हम पहले तो समाज को शिक्षित करें सही ढंग से, कि शिक्षा का अधिकार सबके लिए समान हो। और जब नारी शिक्षित होगी, पुरुष भी शिक्षित होंगे, तो समाज स्वतः यह निर्णय कर पाएगा कि नारी को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज वो शिक्षित नहीं है, इसीलिए ये बात उठ रही है ना। अगर वो शिक्षित होंगे, शिक्षा सही रूप में उन तक जाएगी, और शिक्षा का माध्यम केवल किताबी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा जी का बिल्कुल। अर्थ है कि हमारे जो संस्कार हैं भारतीय संस्कृति के, देखिए, एक वो है कि मेरी चार पंक्ति है कि जहां चरण, परंपराएं छोड़ दी, इसीलिए ये हो रहा है, कि जहां चरण जननी के छूकर सभी काम बन जाते थे, जहां कृष्ण अर्जुन को रण में धर्म का पाठ पढ़ाते थे, आज उसी भारत भूमि पर मर्यादाएं बिकती हैं, सरे राह चौपालों पर हर रोज द्रौपदी लुटती है। जी जी जी, कहीं बिल्कुल सही। कोख में हमें मौत के घाट उतारा जाता है, कहीं निर्भया बना लाज का वस्त्र उतारा जाता है, कि नन्ही किल, इशारों में कह रही हूँ, कि नन्ही किलकारी का क्रंदन जब तब कानों में गूंजे, यौन लालसा शुद्ध पिपासु गिद्ध बने जहां तह नोचे, जी कि जी जी। हमें आकलन करना होगा, स्त्री हो या पुरुष, दोनों को मिलकर आकलन करना होगा, कि हमें आकलन करना होगा, क्या खोया क्या पाया, जब से अपने भारत को हमने इंडिया बनाया। आप ये देखिए ना कि हमारे यहाँ स्त्रियों को पूरा सम्मान समाज में दिया जाता था, राज्यसभा में आने की, बैठने की, सुनने की, पूरे डिस्कशन को उनको अनुमति थी, या कहें कि सहर्ष ये स्वीकार था कि अगर राजा नहीं किसी कारण जो है अस्वस्थ हैं या कहीं गए हैं, तो उस राज्य की बागडोर वो स्त्री संभालेगी। जी जी ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी और को बाहर से बुला करके कहा गया हो कि ठीक जी। है, राजा नहीं है, आप संभाल लीजिए। आप देखिए ना कि जब हम बात करते हैं अपनी रानी लक्ष्मीबाई की, महारानी है ना, दुर्गावती भी उनमें से। जी जी महारानी जी। दुर्गावती हुई, रानी लक्ष्मी, एक और रानी इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध है, जी जी जी। हांडी की रानी, एक मैंने उनका भी। झाड़ा रानी रही, रानी नक्कटी रानी रही, जिनके विषय में हाँ इतिहास हाँ में हाँ। कहीं जिक्र नहीं है। जी जी जी। गढ़वाल की रानी नक्कटी रानी रही। बहुत सारी स्त्रियों ने हमारे यहाँ जो है अपने राज्यों की बागडोर संभाली बड़े अच्छे तरीके। लेकिन मेरा मानना बस इतना था, मेरा कहना ये है कि बिल्कुल समाज में आज शिक्षा की आवश्यकता है, और वो शिक्षा संस्कारों के साथ आनी चाहिए, और वो संस्कार भारतीय हों। क्योंकि आज नारी ना तथाकथित स्वतंत्रता वो मांग रही है, या कहें कि वो छीन रही है, वो उग्र हो गई कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना दबा दिया गया इन वर्षों में। क्योंकि पहले देखिए मुगल आए, फिर कई आक्रांता आते आते बहुत कुछ होते होते अंग्रेज आ गए, और इस लंबे अंतराल में हमें सुरक्षित करने के लिए पुरुषों ने हमें घर के अंदर बंद कर दिया। और उस बंद करने में वो, क्योंकि वो मानसिकता उनकी बन गई कि ये घर में ही सुरक्षित है। लेकिन जी हमारे समाज का स्वरूप धीरे धीरे इस तरह से विकृत होता चला गया, और अब आवश्यकता ये केवल नारियों को जगाने की नहीं है, उनको स्वतंत्रता देने की नहीं है। बात ये कि समाज को आप
पूरे समाज को जगाइए। आज जो बच्चे हैं उन्हें स्त्रियों का सम्मान सिखाइए। युवा पीढ़ी है उसे बताइए कि नारी केवल उपभोग की वस्तु नहीं। और सबसे दुखद विषय पता है क्या है? कि हम स्त्रियां आज स्वयं को उपभोग की वस्तु के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। सबसे दुखद विषय ये एग्जैक्टली। है। जी जी तो जी। यहाँ चेतने की आवश्यकता है कि जहां अंदर से सशक्त हो मगर शालीन भी हो, अपनी गरिमा को बना के रख सकें, और साथ ही साथ अपने विचारों को दमदार तरीके से पुरुषों के समक्ष बुलंद आवाज में मगर विनम्रता के साथ रख सकें। क्योंकि देखिए, पुरुष भी हमारे जीवन का, हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, और बिल्कुल। उसको साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो एक सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। तो बैलेंस बना के एक गाड़ी में चलना पड़ेगा। तो इसके लिए सभी को उस तरफ प्रयास करना। जी। संस्कृति के, जो हमारी संस्कृति जो सुप्त हो चुकी है उसके पुनर्जागरण का कार्य करना होगा। सही बातों में बिल्कुल। शिक्षित बिल्कुल। डिग्री होल्डर तो हो रहे हैं, लेकिन जो असली शिक्षा है, जो वास्तविक स्वरूप है ना, संस्कृति का जो था, सही ज्ञान था, उससे हम दूर हो गए हैं। इसी देखिए, कारण। हमारे यहाँ शास्त्र पढ़ाए जाते थे, लेकिन उसके साथ साथ शस्त्रों का ज्ञान भी दिया जाता था जी। आत्मरक्षा के लिए। कि भगवान न करे आवश्यकता पड़ गई तो हम स्वयं की रक्षा करने में सक्षम हैं। हम्म। लेकिन आज हमारी जो बेटियां हैं वो पापा की परियां तो हो गई, लेकिन अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। जी और जी कहीं ना जी। कहीं यही हम भयंकर भूल करके बैठ रहे हैं। ठीक है, सौंदर्य देखना, जानना या अपने सौंदर्य को मेंटेन करके चलना सबके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा भी है, आत्मविश्वास भी आता है। आप बिल्कुल कीजिए, पर अपने को उतना सशक्त बना लीजिए कि सामने वाला आपकी तरफ आंख उठा के देखे तो 100 बार सोचे। और जी। ये भय उसे अंदर तक कपा दे कि अगर मैंने इसकी तरफ टेढ़ी आंख से देख भी लिया तो ये जो है वहीं से आंखें खींच के निकालेगी। और ये शक्ति जब हम कहते हैं ना अपने अंदर पैदा कर लेंगे, तो समाज में जो गलत हो रहा है ना, ये न्यूनतम की ओर चला जाएगा। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, जो आपने दो शब्दों का यूज किया, वो बिल्कुल एप्टली किया, बिल्कुल सही किया। ये जानना बहुत जरूरी है आज जो फीमेल्स को, जो ये जेंडर बायस चलते हैं ना, कि दोनों ही। और एक ये बात और आपने उठाया कि महिला और पुरुष दोनों ही सृष्टि का बनाए हुए हैं, दोनों ही सृष्टि का मतलब बराबर का हिस्सा है। तो इनमें से ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, दोनों का ही को एग्जिस्टेंस सह अस्तित्व आवश्यक है। और दूसरा, हम स्वतंत्रता के नाम पर कहीं स्वच्छंदता को तो आमंत्रण नहीं दे रहे। और बिल्कुल। स्वच्छंदता जो है वो सिर्फ विनाशकारी ही होती है। ये ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैम, अभी एक और जो, अभी फिर से लेकर चलती हूँ आपको आपके काव्य की ओर। और जी। जो सबसे एक और मैम यहाँ पर अपने, वैसे सबको बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं भी यहाँ पे कोट करना चाहूंगी अपने इस लाइवली लम्हे में, कि कोमल मैम ने मोदी जी पर एक गीत लिखा और वो बहुत बहुत हिट हुआ, जो कि जी न्यूज पे भी आया था उसका, मैम का नाम उसमें। और बहुत इसको हिट्स भी मिले हैं, लाइक्स भी मिले हैं, व्यूज बहुत हैं इसके। तो इस गीत की क्या कहानी है? गीत के पीछे मोदी जी के ऊपर जो गीत लिखा, उसकी क्या कहानी है वो बताइए, और सुनेंगे थोड़ी सी पंक्तियां, वो तो है साथ जी में। बिल्कुल। देखिए, क्या है कि हमारे यहाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि हम व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने देते। या जी। तो भगवान बना देते हैं और या फिर शैतान बना देते हैं। हम्म। और केवल आलोचना के लिए आलोचना करने को मैं सही नहीं मानती। और आज वही हो रहा है जी। कि जो लोग मोदी जी की आलोचना करने के लिए खड़े हैं, वो उनके कितना ही सही काम हो, बस क्योंकि उनको उनकी आलोचना करनी है तो इसीलिए वो आलोचना कुछ भी, कहीं से कैसे भी, और उनके लिए यहाँ तक कि अपशब्दों का सहारा भी वो लोग लेते हैं। ऐसे ही उनके लिए कुछ कहा जा रहा था और मन बड़ा मेरा जो है दुखी हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो 9 साल में जिसने भारत की स्थिति इतना परिवर्तित कर दी, उस व्यक्ति की प्रशंसा अपने घर में ठीक ढंग से नहीं हो रही, केवल इसलिए कि हम स्वार्थ सिद्ध हो चुके। एक दल विशेष जिसपे राज परिवार का नियंत्रण है, तथाकथित सो कॉल्ड रॉयल फैमिली, लेकिन उसके राजकुंवर ये बात भूल जाते हैं कि देखिए, बाय बर्थ आप उस परिवार में पैदा हुए, ठीक है, हम आपका सम्मान करते हैं,
लेकिन आगे के जीवन में आपको कितना सम्मान मिलेगा ये बात आपके कर्म तय करें। और क्योंकि ये प्रजातंत्र है, यहाँ पर हर व्यक्ति को ये अधिकार है, अगर वो योग्य है तो वो सत्ता के शीर्ष तक जाएगा और देश के लिए काम करेगा। तो यही जब मोदी जी के लिए बहुत कुछ चारों तरफ से कहा जा रहा था विरोधी दलों के द्वारा, और जनता उनकी प्रशंसा कर रही थी, तो बाहर जैसे हम क्योंकि कवि हैं विभिन्न कार्यक्रमों में जाते हैं, तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि क्यों इतना कुछ सुन करके तुम चुप क्यों हो। मैंने कहा मैं कहाँ चुप हूँ। बोले लेकिन कुछ सकारात्मक भी तो नहीं कहा तुमने। तो तब इस गीत के जो भाव हैं वो मन में प्रस्फुटित हुए और फिर ये गीत आया और बहुत पसंद किया गया। और मुझे लगता है कि जो जिस योग्य है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। आज हमारा देश पुनः भारत, देखिए सिंगोल वापस आया। जी। कहाँ खो गया था इतने सालों तक, वो हमारे पास था। वो हमारी संस्कृति की पहचान है। ऐसे ही न जाने कितनी पहचान है जो अभी छुपे समय के गर्भ से निकल भी करके बाहर बिखरी आई, हैं जो लोगों ने जानबूझकर छिपा दिया। जी। है ना। वॉकिंग स्टिक बता दी गई उसको, लेकिन क्या है कि वो परतें जब खुलेंगी, और मुझे लगता है मोदी जी ने जो देश के लिए किया वो शायद कोई और व्यक्ति कर नहीं पाता। और मैं इसीलिए मोदी जी की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति जो स्वयं में सशक्त है वो ही राष्ट्र को आगे ले जा सकता है। ये सोच करके मैंने इस गीत को लिखा और गाया। और देखिए क्या होता है कि एक एक दो लोगों ने मुझे बोला कि आप कवित्री हो, छंदों का वैसे तो आपको बहुत आप ध्यान रखती हो, पर जब आप लोकगीत लिखती हो जैसे अभी मैंने आपको कुछ सुनाए, तो उसमें आप छंदों की मर्यादा का या उस विशेषता का ध्यान नहीं रखती हो, आप बस लिख देती हो। मैं कहा देखिए ये मैं कोई विशेष वर्ग के लिए नहीं लिख रही हूँ कि जो बहुत समझदार बुद्धिजीवी। ये गीत मैं उस जनता के लिए, उस जन साधारण के लिए लिख रही हूँ जो कहीं ना कहीं आज भी अशिक्षित है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको चीजों का उतना ज्ञान नहीं है। तो उसी की शैली में उसी के लिए कुछ लिख रही हूँ। और जिन्हें पसंद आ रहा है वो गा सकते हैं, वो पढ़े लिखे हैं तो भी गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी। तो ठीक है मैं सुनाती हूँ आपको। बिल्कुल। हम्म, भारत की गद्दी पर बैठा कर्म योग का योगी। देखिए अपने कर्मों के द्वारा ही मोदी जी को आज सारी जनता पूछ रही है कि जी। भारत की गद्दी पर बैठा कर्म योग का योगी, डर कर थर थर लगे कांपुर पाखंडी और ढोंगी। जो ये कहते थे ना कि हम सरकार बना लें तो हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, वही आज करोड़ों रुपए के महल में रह रहे हैं। और जब जांच हाँ। हो रही है तो क्या क्या निकल बिल्कुल। रहा है हाँ हाँ। कि भारत की गद्दी पर बैठा कर्म योग का योगी, भारत की गद्दी पर बैठा कर्म योग का योगी, डर कर थर थर लगे कांपने पाखंडी और ढोंगी, छा गए घर घर मोदी गूंजता हर हर मोदी, छा गए घर घर मोदी गूंजता हर हर मोदी। हटा 370, जो कोई नहीं कर पाया वो करके दिखाया मोदी जी ने। जी। कि हटा 370 जग को दिया है ये संदेश, हटा 370 जग को दिया है ये संदेश, एक झंडे एक संविधान से चलेगा पूरा देश, एक झंडे एक संविधान से चलेगा पूरा देश, छा गए घर घर मोदी गूंजता हर हर मोदी, छा गए घर घर मोदी गूंजता हर हर मोदी। यही है, और बाकी आप यूट्यूब पे सुन लीजिएगा जी क्योंकि जी जी, सारा सब बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा, मोदी वेरी जी नाइस। मोदी जी जी की प्रशंसा यदि हम करने पे आए तो मुझे लगता है जितना भी समय वो कम पड़ेगा। जी 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 जी। तो ये मोदी जी के ऊपर जो आपने सुनाया, और बाकी का सुनेंगे, मैं अपने ऑडियंस को कहती हूँ मैम का यूट्यूब पे अवेलेबल है ये सॉन्ग, मोदी जी कर्मयोगी। तो उस पर आप जाकर सुन सकते हैं, और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये। मैंने भी सुन चुकी हूँ मैं पहले भी, लेकिन बार बार सुनने का मन करता है, इसलिए मैंने मैम से यहाँ कहा सुनाने के लिए। और अब जो मेरा जो नेक्स्ट जो आपके लिए प्रश्न है मैम, तो आपने बहुत मतलब जैसे आप तो लाइव करती है, लाइव जो है काव्य मंच पर
कविता पाठ करती हैं। इसके अलावा आपने लखनऊ दूरदर्शन पर किया, और जो मैंने पढ़ा चैनल अर्ज किया है, जेके न्यूज, गुलिस्तान टीवी, कवि संग्राम, न्यूज 18 में भी आपके काव्य पाठ हुए हैं। तो रेडियो पर करना या फिर जो लाइव में करना, तो वहां पर आपका कैसे एक्सपीरियंस है काव्य पाठ करने का? कुछ डिफरेंस लगता देखिए, है? हाँ, डिफरेंस वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जब श्रोताओं के समक्ष काव्य पाठ किया जाता है तो निश्चित तौर पे हमारी ऊर्जा जो है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि तालियों के स्वरूप में उनका आशीर्वाद हम तक आता रहता है। और टीवी पे पढ़ना देखिए बड़ी बात है, पर मुझे लगता है कि काव्य पाठ जहां तक भी हो, जिस भी रूप में श्रोताओं तक हम जा पाए, हमारे लिए हर वो मंच बहुत बड़ा है। जी जी जी। हाँ, आज हमारे रेडियो हिंदुस्तान के भी बहुत सौभाग्य है कि आप आज यहाँ आए और सुनाए। बहुत ही जिसे कहूँ कि मच अवेटेड वाला इंटरव्यू था ये मेरा आज। तो मैं थैंक यू। आपके जो दो साझा संग्रह जो प्रकाशित हुए उसके बारे में बताएंगे कि उसमें किस तरह की पोयम आपने लिखा? एक्चुअली एक महिला होने के नाते जीवन में कई फेजेस आते हैं, और हुआ ये कि मैं ऑलमोस्ट कई वर्षों तक लिख रही थी, पर मंचों पे नहीं थी। यदा कदा कुछ परिचित कवि हैं जो बुला लिया करते थे तो मैं चली जाती थी, क्योंकि बच्चे, घर परिवार, माता पिता हैं घर में, और घर में ये लोग 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो वो जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं मेरी रही, और उसके चलते मुझे उनसे धोखा करना अच्छा नहीं लगा। तो मुझे लगा कि वो फेज है, मुझे यहाँ रहूं, घर में अपनी पूरी जिम्मेदारी दूं, परिवार को समय दूं, जो लिखा जा रहा है, जो सृजन है वो करती रहूं। लेकिन बीच में एक ऐसा समय आया कि एक फैमिली फ्रेंड है, बड़े भाई हैं, अचानक उनका फोन मेरे पति के पास आया कि ये इतना अच्छा लिखती है और ये समाज के साथ अन्याय क्यों कर रही है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रही है, कौन सा अन्याय इसने कर दिया, क्या कह दिया। उन्होंने कहा ये कुछ कह ही तो नहीं रही है। ये लिख रही है क्योंकि दोस्तों की और फ्रेंड्स के सर्कल में और परिवार में तो मैं सुनाती थी। तो उन्होंने कहा ये हाँ इतना अच्छा लिख रही है और इसको जो है अब इसकी रचनाएं आनी चाहिए। तो मेरे पति ने बिना मुझसे पूछे, क्योंकि वो पति जिनका फोन था, वो मानन आदरणीय वीरेश त्यागी जी, पति के बड़े भाई की तरह स्वयं एक वरिष्ठ कवि हैं और अधिवक्ता भी सरकारी। तो मेरे पति ने मेरी डायरी निकाली, क्योंकि ऐसा कुछ हम पति पत्नी के बीच नहीं रहा कि वो नहीं खोल सकते या कुछ कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं हम दोनों के बीच में। तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरी डायरी निकाली, और मेरे पति और मेरी बेटी मेरी डायरी, 2 डायरी लेकर के और लगे हुए उसमें। तो अचानक मैं ऑफिस में गई, तो मैंने कहा क्या हो रहा है ये, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप लोग। तो बोले बिटिया बोली कि कुछ नहीं मम्मा, आपकी कुछ रचनाएं चाहिए। तो मैंने कहा बेटे क्या करना है, वो 10-12 साल की बड़ी बिटिया उस समय मेरी रही होगी। तो मैंने कहा बेटा किस लिए चाहिए, क्या करना है आपको। बोली वो ताऊ जी का फोन था, और किसी प्रकाशक ने आपकी रचनाएं सुनी होंगी उन्होंने किसी गोष्ठी में, तो उन्होंने आपकी कुछ रचनाएं मांगी है, वो उन्हें अपनी बुक में पब्लिश करनी है। साझा संकलन यानी कुछ कवियों का मिलकर के निकल रहा है। तो फिर मैंने पूछा कि कौन सी, फिर मैंने वो ढूंढ करके दी, और यहाँ से वो क्रम शुरू हुआ। तो साझा संकलन में इस तरह वो मेरे प्रथम कुछ रचनाएं गई, कुछ नारी को लेकर के बचपन में मैंने लिखा था। वो 4 पंक्ति जो मैंने बाल्यकाल में या युवावस्था, उसे जो भी माने, 17-18 साल की मेरी उम्र रही होगी, और उस रचना को इतना प्यार मिला। लेकिन वो पंक्ति आज भी मैं पढ़ती हूँ ना तो कहीं हिल जाती हूँ, कि आज कहानी कहती हूँ मैं भारत की एक बेटी की, जिसके जन्म का अवसर मृत्यु सा दुखदाई होता है, कि जन्म है मरना, छठी उठावनी और 13वीं नामकरण, की बाद जन्मदिन की मत पूछो वह तो बरसी होता है। हम्म, तो यहाँ से इस तरह कुछ रचनाएं मेरी जो थी वो उस पुस्तक में पब्लिश हुई। और उसके बाद कुछ दिन बाद उस किताब को पढ़ करके एक और प्रकाशक महोदय, वो भी साझा संकलन निकाल रहे थे, वो मेरे पास आए, कहीं से उनको नंबर मिल गया। तो उन्होंने कहा बहन जी आपकी कुछ रचनाएं चाहिए, तो इस तरह वो भी कुछ रचनाएं ले गए। और उस समय, क्योंकि क्या होता है कि जब आप नए नए कहीं पे होते हो बहुत मुखर, क्योंकि विवाह से पहले तो मैं पढ़ रही थी, और वो कुछ सालों का पॉज आया, तो फिर मैंने कहा ठीक है बड़े भाई हैं और मांग रहे हैं तो जानी चाहिए समाज के बीच। और वो इतना प्यार उन रचनाओं को मिला कि फिर मुझे घर में बैठने का जो है, कहूँ कि आराम का अवसर नहीं मिला। तब से यथा योग्य जो है मैं समाज जी। में जा रही। तो
आदरणीय सुदेश यादव, जख्मी जख्मी नाम रहा करता था उनका, और अब उन्हें दिव्य कहा जाता है। वो नवोदित लोगों के लिए बहुत काम करते हैं, और उन्हीं की पुस्तक में पहली बार मेरी जो रचनाएं थी वो प्रकाशित हुई, और यहाँ से मेरी काव्य यात्रा पुनः प्रारंभ। जी, बहुत अच्छा। नहीं, सच में आपने कहा, मैं अभी आपसे ये प्रश्न मेरे जीवन मतलब मन में था कि मैं जीवन में जी। आप इतने सारे काम कर रहे हो, कैसे मैनेज करते हो। लेकिन आपने खुद ही उसको उसी पहले प्रश्न में इसका कहा कि आपने घर में रहे, आपने शुरू नहीं किया, मतलब यू वर नॉट सो मच एम्बिशियस फॉर योर करियर, कि पहले आपको अपनी ड्यूटीज। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि इसे अब जो सो कॉल्ड नारीवादी संगठन कहेंगे कि वो एक कला को दबाना हो गया, लेकिन आपने, क्योंकि पारिवारिक कर्तव्य को निभाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी देखिए, होती एक जो है। आज समस्या आ रही है ना, आज महिलाओं ने एक अलग सी सोच अपना ली कि हमें बाहर जाना है, पैसा कमाना है, आप कमाइए, धन खूब कमाइए, पर उनका क्या जो घर पर आपके पीछे रह जाते हैं। वो चाहे आपके बाल छोटे छोटे बच्चे हों, उन्हें क्रैच में छोड़ें, सर्वेंट्स के हवाले छोड़ें, माँ बाप को भी जो है, जब आपकी आवश्यकता है, आप नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल छोड़ दें, पर कहीं ना कहीं ये समझिए कि बच्चों को संस्कार अगर नौकर देंगे, नौकर का अर्थ यानी सहयोगी वर्ग देगा, तो जो व्यक्ति संस्कार दे रहा है उसी के संस्कार आपके बच्चे में आएंगे। और कल जब बच्चा बड़ा होकर के कुछ और करेगा अन्यथा, तब आप ये कहने के लायक नहीं होंगे कि तुम हमारे बच्चे होकर के ये काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका आपने सिर्फ जन्म दिया है, आपने संस्कार नहीं दिए उसको। जी जी जी। तो अगर आर्थिक परेशानी है या कुछ है, तो बिल्कुल आप धनार्जन के लिए निकलिए, या आप बिल्कुल अपनी जो कहना चाहिए कि आत्मसंतुष्टि के लिए जो आपको करना है कीजिए, पर परिवार के लिए थोड़ा समय अपनी अ, जो भी बिजी लाइफ है उसमें से जरूर निकालिए, क्वालिटी टाइम निकालिए कि माता पिता और बच्चों को, या जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको दीजिए, ताकि वो आपकी ताकत बन सके। आज मेरा मायका हो या ससुराल हो, दोनों मेरे लिए, मतलब मैं कहूंगी कि मायका तो फिर भी थोड़ा, क्योंकि मेरा जाना कम हो पाता है। बहनें हैं दो, और मम्मी पापा हैं, भाई हैं, भाभी हैं, बहनोई हैं। सभी बहुत स्नेह करते हैं, बहुत हमेशा पुश करते हैं कि नहीं आपको करना है, लेकिन जितना कहना चाहिए सपोर्ट, मेरे दोनों देवर हैं, देवरानियां हैं, मम्मी पापा यानी सास ससुर हैं, उनका मेरे साथ है, तभी मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। मेरी आज बड़ी तो हो गई, पर जब भी कार्यक्रम से आती हूँ तो मम्मी को कह करके जाती हूँ कि जा रही हूँ, तो देवरानी जो दोनों होती हैं, सिस्टर इन लॉ हैं वो, अब देवरानी तो वो बस कहलाने के लिए है, वो बहनें ही हैं। शायद वो बहुत अच्छी दोस्त हैं दोनों मेरी, और दोनों को हमेशा ये रहता है, भाभी घर की चिंता मत करना, हम हैं। हम्म। तो वो एक निश्चिंतता जो मन में आ जाती है ना, कि हाँ, वो जो मैंने अपने परिवार को अपने साथ बांधा, आज वही परिवार मेरी स्ट्रेंथ बन के खड़ा है, कि आज मुझे कितना भी काम हो, मुझे पीछे बच्चों की चिंता नहीं है, पति की चिंता नहीं है, मम्मी पापा हैं घर में सब देखने के लिए, भैया है। तो वो कहीं ना कहीं परिवार का स्नेह सबको मिल सकता है, वो परिवार सबकी स्ट्रेंथ बन सकता है, पर बशर्ते आपको उसे अपने साथ जोड़ के चलना होगा। जी जी, प्रयास आपको करना होगा। जी जी जी, बिल्कुल, ये बहुत सही आपने बात कही यहाँ पर, ये कि परिवार को जोड़ना और रिश्तों को समझना, क्योंकि हम जो अर्न कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा है कि हम अर्न क्या कर रहे हैं। और एक और जो बहुत अच्छा मैम ने पॉइंट रेज किया कि सिर्फ जन्म देने से ही आप माता पिता नहीं बनते, संस्कार कौन दे रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो यदि, एक मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि आप, जैसे ये होता है कि नॉर्मली कि हाँ भाई बच्चे होने चाहिए, लेकिन यदि आपके पहले ये देख लीजिए कि आपके लिए पहली आपकी प्रायोरिटी क्या है, कि आपका बच्चा या फिर आपका सोशल सर्कल। तो उनमें से जो आपकी प्रायोरिटी होगा, तो उसी बिहाफ पर आप डिसीजन लीजिए कि आपको माँ बनना है या नहीं बनना। माता पिता जो भी है, मतलब इट इज नॉट ओनली फॉर द लेडीज। तो बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके मैम, और आपने इतना मुझे हमें समय दिया, बहुत बहुत आपका आभार। और जो आपका जो पूरा व्यक्तित्व है वो एक बहुत ही बृहद है। जो मैंने आपसे बात किया अभी तक, जितना जाना समझा, न केवल एक कवियत्री, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे कवियों को सुनती हूँ, और मैं यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लाइवली लम्हे में कि मैं उन चुने हुए मोतियों को पूरे अपने ऑडियंस के से मिलाऊं, कि जो वास्तव में अपने अपने फील्ड में तो बहुत कुछ अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में भी बहुत बहुत अच्छा समायोजन करके चलते हैं। न केवल एक अच्छी कवियत्री, एक अच्छी इंसान कोमल मैम,
और सामाजिक, राजनीतिक और जो हमारे सांस्कृतिक मुद्दे पे है, उन्होंने इतनी अच्छी चर्चा की, अपने विचार दिए, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। और मुझे लगता है कि जो हमारे ऑडियंस सुनेंगे, तो एक पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में आप 101% से ऊपर है मेरे लिए, तो थैंक यू जैसे सो मच। मेरा देखिए, बहुत जब आभार। बात मैं कविता लिख रही थी ना, जी तो मेरा आदर्श एक ऐसा व्यक्ति रहा कविता लिखने के लिए जी कि जिनको जब मैंने करीब से जाना बड़े होने के बाद, तो वो कहीं बहुत बहुत अधिक ऊंचाई, जितना मैंने उनको मतलब जितना जानती गई उनके लिए मेरे मन में श्रद्धा के भाव उतने ही बढ़ते गए। मैं जब बच्ची थी कविता लिखा करती थी, बहुत बार मंच पे हरिओम पवार जी हुआ करते थे और हम बाल रूप में वहां जाते थे, उनको सुनते थे। तो मेरा एक सपना था, कई बार मुझसे पूछा जाता था कि बड़ी होकर के क्या क्या बनोगी। तो जी। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे क्या बनना है, मैं कहती थी मैं मुझे महिलाओं की हरिओम पवार बनना है। बहुत छोटी थी मैं। तो जब बड़ी हुई और जी। दादा को एक दिन ये बात मैंने कही, तो बहुत हंसे इस बात पर कि क्योंकि सब सारी दुनिया को पता है कि डॉक्टर हरिओम पवार पूरी दुनिया में एक ही है, कोई दूसरा हो नहीं सकता। उसका एक कारण, उनका शीश पे पहुंचना बड़ा आसान है, लेकिन शीश पे ठहरना, वो भी संस्कारों और गरिमा के साथ, बहुत मुश्किल है। और पिछले 50 वर्षों में उनको काव्य पाठ के उनके पूरे हुए, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा उनके आसपास भी पहुंच पाया। क्योंकि वो, कोई भी सरकार हो, अपनी बात उतनी निष्पक्ष और निडरता के साथ कहते हैं, निष्पक्ष होकर और निडर होकर कहते हैं, कि वो उनसे जो सीख मिली ना, वो कहीं ना कहीं हिम्मत बनी, एक ताकत बनी। और व्यक्तिगत रूप में भी वो जितना आशीर्वाद अपने से छोटों को देते हैं, जितना देखने में बड़े गंभीर हैं, और वो गंभीर जी हैं भी, लेकिन हम छोटों को उनका बड़ा स्नेह आशीष मिला है। और इसीलिए वो कहीं ना कहीं वो मानस के अंदर बस गया ही। उनके जैसे तो हम नहीं हो सकते, पर क्यों ना क्यों पतली सी उस धारा को पकड़ करके स्वयं भी उस व्यक्तित्व का निर्माण करें, कि जहां हम अ, स्वयं को जब भी देखें तो गर्व हो। और दूसरा, मेरे जीवन साथी जो विवेक जी हैं, विवेक रस्तोगी, उनसे मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ ऐसा सीखा जो शायद वो मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं नहीं कर पाती या सीख पाती। तो ईश्वर से उनके लिए भी बहुत आभार कि ऐसा जीवन साथी ईश्वर ने मुझे दिया, ऐसा परिवार मुझे दिया, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और बस 4 पंक्तियां कह करके मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। चार जी पंक्ति हम सबके लिए, जो मुझे बहुत प्रिय है, और मुझे लगता है कि अगर हम उन्हें अपना आधार बना लें तो जीवन में कभी परेशानी नहीं। 2 मुक्तक सुनाऊंगी छोटे छोटे, और उसके बाद विदा लूंगी। जी जी जी। शिकायतें क्यों सदा औरों से पाली जाएं, शिकायतें क्यों सदा औरों से पाली जाएं, क्यों खामियां सदा और निकाली जाएं। बात कड़वी है मगर है सच्ची, बात कड़वी है मगर है सच्ची, एक नजर खुद के भी किरदार पे डाली जाए, वाह एक वाह। नजर खुद के भी किरदार पे डाली जाए। और जब आप अपना आत्म आकलन कर लें, बस 4 पंक्तियां हैं, अपना मनोबल मत टूटने दीजिएगा। कि निकट दुर्जन हो या दुर्दिन कभी, अभिशप्त मत होना। दुनिया बहुत आएगी बताने कि ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, आपसे होगा ही नहीं। लेकिन यदि आप में हिम्मत है और खुद पर विश्वास है, तो डरिएगा नहीं, एक दिन आप अपनी मंजिल जरूर पाएंगे। कि निकट दुर्जन हो या दुर्दिन कभी, अभिशप्त मत होना। थपेड़ों से समय के थक, कभी तुम पस्त मत वाह, होना। वाह, उगेगा अंशुमाली, नभ खिलेंगी भोर की किरणें। अंशुमाली अर्थात सूर्य। जी 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 जी। उगेगा अंशुमाली, नभ खिलेंगी भोर की किरणें, कभी भी हारने के पूर्वाग्रह से ग्रस्त मत होना, कभी भी वाह, हारने के
पूर्वाग्रह से ग्रस्त मत होना, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। अपना लक्ष्य साधिए और बिल्कुल सजगता के साथ, बिना भटकाव के काम करते चलिए। कछुए की गति से निश्चित तौर पर आप जी अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य पाएंगे। आप जी सभी जी को एक बार बहुत आभार मैं करना चाहूंगी आप सभी का, और मनीषा जी का, और इस चैनल का, कि जहाँ पे आपने मुझे आमंत्रित किया, अपनी बात रखने का मौका दिया और सुधी श्रोताओं के साथ जुड़ने का अवसर दिया। तो आप मेरा आभार मत कीजिए, आज आभार का काम मेरा है। नहीं नहीं मैम, और आभार आपका, बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप स्वयं बहुत सुलझी हुई महिला है। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ करके और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन करके। बहुत बहुत आभार, मुझे बहुत भी मैम, चलते चलते सॉरी, मैं आपको अभी विदा नहीं सॉरी दूंगी, की अभी मैं आपको आवश्यकता नहीं, इजाजत नहीं दूंगी। सॉरी की आपकी आवश्यकता बात नहीं। से हाँ, एक पहलू जो मैम का मैं यहाँ पर परिचित कराना भूल गई अपने जो मेरे ऑडियंस है, वो जरूर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। जब मैम बता रही थी ना, एक तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपने जो पंक्तियां हमें सुनाई बहुत बहुत इंस्पायरिंग है। सच में लाइफ में बहुत बार ऐसा लगता है कि जब हम थकने लगते हैं, या शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी ऐसी बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है लाइफ में, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कर क्या रहे इतने साल से। तो बहुत बहुत इंस्पायरिंग है आपके वर्ड्स जो है कि हाँ, कि लाइफ में हमें आगे बढ़ते जाना है चाहे किसी भी स्पीड से चले। तो मैम का एक और जो हमारे शास्त्रों में आता है, संस्कृति में होता है, कि जो एक महिला जो होती है वो अर्धांगिनी होती है। तो ये मैं पहलू यहाँ पर उजागर जरूर करना चाहूंगी कि मैम अपनी फील्ड में तो कर ही रही हैं, एक माँ के रूप में बहुत अच्छी हैं, और एक कहना चाहिए कि एक भाभी, बहन, और बहुत सारे रोल बहुत अच्छे कर रही हैं। लेकिन एक जो जिसे कहते हैं ना कि पत्नी के रूप में, वाइफ के रूप में मैम का जितना सपोर्ट मैं देखती हूँ, हालांकि मैं कभी और मैं कभी मिली नहीं सर से, भैया से कभी मिली नहीं। और जैसे अभी उन्होंने अपने उनको बताया आइडियल जो पवार सर हैं, उनसे भी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले, लेकिन मैंने उनको फॉलो करती पढ़ती हूँ और उनकी एडमायरर हूँ, फैन हूँ। तो मैं यहाँ पर बात करूंगी पहले आपकी। तो मैम बिल्कुल होल हार्टेडली सपोर्ट करती है। तो विवेक भैया जी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो आपकी बातों से मैंने जाना ना। तो हम कहते हैं ना कि हर एक सफल इंसान के पीछे एक नारी होती है, तो उसका बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है कोमल मैम। देखिए, जैसे आपकी अर्धनारीश्वर बातों से हमारी, लगा, बिल्कुल मैम। अर्धनारीश्वर हमारी संस्कृति में पूजित है। और जी शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव, जी मुझे लगता है कि व्यर्थ है। तो दोनों साथ आएंगे तभी तो बात बनेगी। तो जी जी इसीलिए जी मैं सौभाग्यशाली हूँ और बहुत सपोर्ट वो जी जी मुझे जी करती है निश्चित तौर पे। तो मेरा भी दायित्व है कि जी मैं उनका साथ दूं हर हाल, क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए, इसमें ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर एक जी पत्नी अपने पति का साथ दे रही है या एक पति अपनी पत्नी का साथ दे रहा है, तो इसमें कहीं छोटा बड़ा होने का प्रश्न नहीं आता। ये वो आत्मीय संबंध है जो ईश्वर ने बना करके भेजा है। और बहुत सौभाग्यशाली है वो स्त्री जो अपने पति का साथ देती है और उस पर गर्व महसूस करती है। तो ऐसी एक सौभाग्यशाली और गौरवान्वित स्त्री मैं स्वयं को महसूस करती हूँ। जी जी, आप इतने मतलब नॉर्मली जो वाइफ्स होती है, तो अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, हस्बैंड वाइफ के बड़े जोक बन जाते हैं, और इतने एक अच्छे रिश्ते को बहुत एक तरीके से कहते हैं ना कैरिकेचर बना देना उसका, वैसे बना दे देता है। दूसरे जो एवरेज वाइफ्स होती है वो हमेशा शिकायत करती रहती है अपने पति की, ये नहीं वो। और आप इतने अच्छे से, इतनी उनकी जो व्यस्तता है भैया की, उन्हें समझती हैं और उसमें उन्हें सपोर्ट करती है होल हार्टेडली। तो ये बहुत एक काबिले तारीफ है आपका ये जो रोल है। थैंक यू। जी, आप उनकी शक्ति है, मतलब आप उनके ऊपर बिल्कुल, आश्रित नहीं है। देखिए, पत्नी जी हो या पति हो, अगर वो अच्छे मित्र हैं तो वो एक दूसरे का संबल बन जाएंगे। और जब हमारा संबल हमारे साथ है ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमको तोड़ नहीं सकती। जी जी जी, थैंक यू सो मच। और बहुत इंस्पायरिंग व्यक्तित्व है। आई होप कि जो हमारे ऑडियंस, हमारे दर्शक जो सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो उन्हें जीवन की बहुत सारी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी सॉल्यूशन मिलेगा, प्रेरणा भी मिलेगी, और एक लाइव लेजेंड जैसे मैं कहूँ तो वो सामने मिलेगी, तो ओह। मिले। मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा, और फिर आशा करती हूँ कि फिर कभी भविष्य में फिर किसी बात पर चर्चा करेंगे। आज तो हमने आपको बिल्कुल, जाना सुना।
बिल्कुल। और फिर थैंक मिलेंगे। यू सो आपका मच, अत्यंत आप सभी का बहुत आभार। पुनः प्रणाम करती नमस्कार। हूँ। नमस्ते।